जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे क्लास। ओके, तो आज हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वेल्डिंग के अंदर लेक्चर 2 नंबर 2 लेक्चर है ये, इसको ध्यान में रखें। और लेक्चर 1 नहीं देखा तो 1 जरूर देखें, तभी आप 2 के ऊपर आए। ऐसे नहीं है कि सीधा ही नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाए, हमेशा पहले एक सीरीज में चले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, हमने अभी तक वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सी वेल्डिंग होती है। दुनिया में बहुत तरह की अलग अलग वेल्डिंग्स है, हमें जितने सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे। ओके, हमारे पास अब आ जाता है कि ज्वाइंट्स, हमें नाम पूछे जाते हैं कि वेल्डिंग ज्वाइंट्स जो होते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं मेनली वो इस तरह से है। एक है लैप ज्वाइंट, एक है बट ज्वाइंट, एक है कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट और टी ज्वाइंट। ये अलग अलग तरह के हैं। आपको सिर्फ इनकी पिक्चर्स देखकर ही समझ आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। देखिए, बट जब भी आपको दिखे तो वो क्या होता है, एंड टू एंड इस तरह से जो पीस जुड़ते हैं उसको हम बट ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये बट ज्वाइंट है। लैप ज्वाइंट, लैप का मतलब हिंदी में अगर कहें तो माँ की गोद, जैसे गोद होता है, गोद कहते हैं। एक पीस दूसरे के ऊपर गोद में ऐसे बैठा हुआ है। हम जैसे लैपटॉप बोलते हैं, लैपटॉप मतलब गोद में रखने वाला है ना। तो हम हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन गोद में रखा जा सकता है, लैपटॉप बन जाता है। इस तरह लैप ज्वाइंट है ये। इसी तरह हमारे पास कॉर्नर ज्वाइंट, जब कॉर्नर पे बनता है तो ज्वाइंट है, इसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। टी ज्वाइंट में अगर आप देखोगे तो इस तरह का टी शेप बनेगी। आप बस एज ज्वाइंट में आप देखोगे दोनों एक साथ रखे हुए हैं, एज पर वेल्डिंग, यहाँ पर एज में वेल्डिंग की। अगर इस पिक्चर में क्लियर नहीं होगा तो और पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। तो इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस हम इंक्रीज कर ले, ओके, ताकि आपको ये पिक्चर जो है ज्यादा क्लियर दिखेगी, फिर ज्यादा अच्छा मजा आएगा। पिक्चर देखने में तभी समझ आएगा। ये देखिए एक बार, तो बट ज्वाइंट आप देख सकते हैं, लैप ज्वाइंट देख सकते हैं, टी ज्वाइंट, यहाँ पे कॉर्नर और एज। देखिए, कॉर्नर और एज में डिफरेंस है, ये ध्यान रखें हमेशा। एज में हमारे पास ये दो प्लेट्स आपस में सीधी जुड़ी हुई है, एज में हम यहाँ पे कर रहे हैं वेल्डिंग। कॉर्नर में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये डिफरेंस है, इन चीजों का ध्यान जरूर रखें आप। ओके, और आगे चलते हैं तो बट ज्वाइंट के बारे में थोड़ा पढ़ लें। बट ज्वाइंट क्या है? बट वेल्ड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड versatile टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट डिजाइन। The joint is formed simply by placing two pieces of metal end to end. End to end रखे जाते हैं और जोड़े जाते हैं। अगर आप इनका देखोगे तो इनके नाम आपको इंपॉर्टेंट है। नाम कैसे है? जैसे इसको कहते हैं वेल्ड फेस बोल देते हैं, इस एरिया को वेल्ड फेस बोल देंगे। ये हमारा पेरेंट मेटल है जिसको हम बेस मेटल भी बोल देते हैं। और ये वेल्ड जोन है। ये क्या है? वेल्ड जोन है ये। यहाँ पे नीचे आप देखते हो, इसको हम कहते हैं रूट, इसको हम रूट बोल देते हैं। और यहाँ पे ये देखोगे एक्सेस वेल्ड मेटल, जो एक्स्ट्रा आपने वेल्डिंग करते हुए एक्स्ट्रा मेटल आया था, वो वाला हमारे पास यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, एक बार देख ले। अब जब एक क्वेश्चन हमें हमारे पास आया था एज प्रिपरेशन का भी। एज प्रिपरेशन में आप देखोगे, एज कभी भी आप सीधा सीधा जोड़, चीजों को सीधा नहीं जोड़ते। जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसकी एज प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कुछ इस तरह से है, जैसे कि स्ट्रेट अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इस तरह से बट ज्वाइंट बन जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, इसकी कटिंग करोगे इस तरह से वी, तो ये सिंगल वी बन जाएगा एज प्रिपरेशन में। ये बनेगा सिंगल यू, यू शेप, ये देखिए यू शेप बन जाएगा। यहाँ पे डबल वी बन जाएगा, यहाँ पे वी और यहाँ पर भी एक वी बन रहा है, तो डबल वी बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास डबल यू, सिंगल बेवल, डबल बेवल, सिंगल जे और डबल जे। सिर्फ आपको पिक्चर्स एक बार देखनी है, इनका नाम अपने आप आपके सामने आ जाएगा। जब भी आप देखोगे, जब भी आप देखोगे तो आपको इनका नाम, इसकी पिक्चर देखकर ही समझ आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास एज प्रिपरेशन क्या करते हैं? एज प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग मटेरियल अलोंग एजेस ऑफ मेटल सरफेस। यू मस्ट प्रिपेयर एज फॉर वेल्डिंग when parts are assembly and assemblies require certain strength to achieve full welding penetration. You must cut the edges of the metal. कहता है कि अगर आप अच्छी पेनिट्रेशन चाहते हैं, कि अच्छी तरह से वहां पे वेल्डिंग का ज्वाइंट अच्छी तरह से बने, स्ट्रेंथ अच्छी आए, तो आपको वेल्डिंग के लिए यहाँ पे एज प्रिपरेशन करना 100% इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप देखेंगे, ये देखिए एज प्रिपरेशन यहाँ पे कर रखी है।
यहाँ पे देखें तो ये है रूट फेस, ये है रूट, ये देखिए रूट गैप है, ये रूट गैप है और ये रूट यहाँ पे है हमारे पास, और ये ग्रूव का फेस है, ये ग्रूव का फेस है। एज प्रिपरेशन इस तरह से करी जाती है। जब भी आपको कभी वेल्डिंग करना है तो एज प्रिपरेशन पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वेल्डिंग की पोजीशंस। तो पोजीशंस हमारे पास अलग अलग है, जैसे कि फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और ओवरहेड है। ये मेनली 4 पोजीशन हम इसमें देखते हैं, जिसमें फ्लैट सरफेस इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब आप इसमें देखोगे पिक्चर में, यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, जो यहाँ पे फ्लैट में हो रही है, यहाँ पे वर्टिकल में हो रही है और यहाँ पे ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है आप अपने हेड के ऊपर इस तरह से वेल्डिंग ऊपर कर रहे हैं, तो ये ओवरहेड है, ये फ्लैट है, ये वर्टिकल है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये देखिए, ये फ्लैट हमारे पास इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ये वर्टिकल इस तरह से और ये ओवरहेड है। तो अलग अलग पिक्चर है, पिक्चर से आपकी क्लैरिटी जो है वो प्रॉपर आ जाएगी। ओके, प्रॉपर क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए तो हम थोड़ा लिख लें इसके बारे में, ताकि हमारे पास मटेरियल लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। अब सबसे पहले आता है फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन में देखते हैं, इन दिस पोजीशन द वर्क पीस लाइज फ्लैट such that the upper faces are nearly in horizontal plane। तो आप क्या करते हैं, फ्लैट पोजीशन में रखते हैं, तो इस तरह से, तो ये फ्लैट पोजीशन है इसकी, इस तरह से नीचे रखते हैं और इसके ऊपर वेल्डिंग की जाती है। द फ्लैट पोजीशन इज द इजीएस्ट पोजीशन ऑफ द वेल्डिंग, तो इजीएस्ट है ये। ओके, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब देखते हैं तो इस तरह से, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, आप इस तरह से कर रहे हैं वेल्डिंग। ओके, एक होता है नीचे रख के करना, एक होता है इस तरह से करना। तो ये वेल्डिंग जब इस तरह से करते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। और ये सीधा रख के जाओ वर्टिकल, और ये ओवरहेड आप सिर से ऊपर कर रहे हो। वर्टिकल पोजीशन में देखिए, इन दिस पोजीशन द लाइन ऑफ द वेल्डिंग इज इन अ वर्टिकल प्लेन, द एक्सेस ऑफ वेल्डिंग रिमेन आइदर वर्टिकल और एट एन इंक्लिनेशन ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से कम, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके पास किस तरह से वर्टिकल माना जाएगा। जब आपका इंक्लिनेशन 45 से कम है, तब हमारे पास ये वर्टिकल माना जाएगा। ओके, ओवरहेड पोजीशन जब हम सिर से ऊपर करते हैं, इन दिस पोजीशन द वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द जॉइंट, the workpiece remains over the head of the welder, the workpiece and the axis of the weld remains horizontal plane। तो आप इस तरह से रखेंगे तो आपका ये इस तरह से प्लेन है, तो ये horizontal प्लेन में आप इस तरह से वेल्डिंग कर रहे होते हैं। ओके, और ये कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए वेल्डिंग मेथड। अब वेल्डिंग मेथड हमें पूछा जाता है, देखिए आप किस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दो हाथ, दोनों हाथ में, एक में हाथ में मेरे पास वेल्डिंग टॉर्च है, या मेरे पास रॉड इलेक्ट्रोड होल्डर है, इस तरह से हाथ में पकड़ा है, और इधर से मैं फिलर रोड यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से मान लीजिए फिलर रोड यूज कर रहा हूँ। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ओके, ये चीज ध्यान से करना। आप इस तरह से फिलर रोड पकड़िए, ये फिलर रोड पकड़ी आपने, मैं दूसरे हैंड से एक और इलेक्ट्रोड बनाने की ट्राई करता हूं। यहां पे देखते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से आप इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं, इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, मेरे लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो ये लेफ्ट बोर्ड, ये वेल्डिंग कर रहा हूं, लेफ्ट बोर्ड, लेफ्ट की ओर जा रहा हूं। जब मैं इस तरह से करूंगा तो ये देखिए इस तरह से जाएगा। ये है फिलर रॉड, ये है इलेक्ट्रोड। देखिए जब मैं इस तरह से इधर जा रहा हूं तो ये फिलर रोड मेरी यहां पर है और ये जल्दी से फिल हो रही है इसके अंदर। लेकिन इधर जा रहा हूं तो पहले आग, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आग जो है, फ्लेम जो है यहाँ पर पहले है, जिसको आर्क बोलेंगे एक्चुअली बोले तो। आर्क जो है यहाँ पे पहले है, उसके बाद फिलर रोड आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, लेफ्ट वार्ड जाना और राइट वार्ड जाना, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग क्या होती है, और फिर हम पढ़ेंगे राइट वार्ड वेल्डिंग क्या होती है। जब आप इसमें देखेंगे, यहां देखिए वेल्डिंग टॉर्च है, ये देखिए, और 60 से लेके 70 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ये 60 से 70 डिग्री, और ये फिलर रॉड है जो 30 से लेके 40 डिग्री का एंगल बना रखा है। अब आप कहें सर ये इंपॉर्टेंट है, तो 100% ये इंपॉर्टेंट है। ये एंगल जो है वो 100% इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट वार्ड में हम जो टॉर्च का एंगल है वो कितना रखते हैं, फिलर रॉड का एंगल कितना रखते हैं। ओके, अब देखेंगे लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड वेल्डिंग। इसका दूसरा नाम क्या है,
फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसका हाईलाइट कर देता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड वेल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। ओके, आगे चलिए। द फिलर रोड इज हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड एंड द वेल्डिंग टॉर्च इन द राइट हैंड, राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। वेल्डिंग कमेंसेस एट द राइट हैंड साइड एंड प्रोसीड्स टुवर्ड द लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट की ओर जाते हैं, इस तरह से। ओके, द वेल्डिंग फ्लेम इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिनिश्ड वेल्ड, जब आप फिनिशिंग कर रहे हो उससे दूर जा रहा है, फिनिश ये वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग से दूर की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स द अनवेल्डेड पार्ट ऑफ द जॉइंट। फिलर रॉड इफ यूज्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेल्डिंग पार्ट ऑफ द जॉइंट। तो इतना ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आप एंगल्स याद करेंगे, आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, इसको फॉरवर्ड वेल्डिंग कहते हैं। और इसके अलावा ये कुछ पॉइंट और हैं, वो इंपॉर्टेंट जो है वो आपको नोट करवा देता हूं। ओके, सिंस द फ्लेम इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग इट प्री हीट द एजेस ऑफ द जॉइंट। कहता है कि ये क्या करता है, प्री हीट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। क्या करेगा फॉरवर्ड वाला, ये प्री हीट करेगा एज ऑफ द जॉइंट, ये याद कर ले, इट प्री हीट द एज ऑफ द जॉइंट। ओके, दिस टेक्निक इज यूजली यूज्ड ऑन रिलेटिवली थिन प्लेट्स, थिन मेटल जो होते हैं, तो थिन मेटल पे हम इसको यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हैविंग थिकनेस लेस देन 5 mm, लीजिए 5 mm से कम होना चाहिए, लिख लीजिए इसको। Okay, the leftward welding provides good control over welding parameter and its appearance is neat. तो इतना जो इम्पोर्टेंट है जो था वो हमने इसके अंदर नोट कर लिया है। ये लेफ्ट वर्ड का आ गया। अब आते हैं राइट वर्ड का। अच्छा, लेफ्ट वर्ड की कुछ मेन एडवांटेज और भी है, वो भी देख लीजिए। अच्छा, डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। डिसएडवांटेज क्या है? ओके, ये क्या है, इज एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ द बेस मेटल। बेस मेटल जो है वो ज्यादा मेल्ट हो रहा है। दिस द इंक्लूडेड एंगल ऑफ V इज 80 डिग्री, उसके अंदर V जो है वो 80 डिग्री का है। द इंक्लिनेशन ऑफ टॉर्च विद प्लेट इज 60 to 70, वो मैंने पहले दिखा दिया फिगर के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, बेस मेटल ज्यादा पिघलता है। ओके, अब आ जाते हैं राइट वर्ड टेक्निक के अंदर, या बैक हैंड बोल देते हैं इसको, बैक हैंड बोल देंगे या राइट वर्ड टेक्निक बोल देंगे। इसमें हमारे पास ये देखिए फिलर रॉड है, यहां पर है, और इसके एंगल्स याद करें 40 to 50 डिग्री यहां पर, और ये वाला एंगल 40-50 डिग्री भी यहां पर है। तो आपको ये एंगल तो इंपॉर्टेंट ही है, तो एंगल को ध्यान में ही रखना है। ओके, इसके अंदर देखेंगे तो फिलर रॉड जो है एंड टॉर्च आर हेल्ड इन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। मतलब फिलर रोड को लेफ्ट में पकड़े और ये राइट में पकड़ेंगे, तब हम इस तरफ आगे की ओर जाएंगे, राइट बोर्ड आगे की ओर जाएंगे, इस तरह से जाते रहेंगे, दूसरी ओर जाते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको जैसे पहले बताया इस तरह से। अब एंगल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, कहां और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां है आपको नोट करने वाला, द मेथड, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ स्टील प्लेट्स। लीजिए, लाइनें बीच में से कहां से निकल के आती हैं, यहां से निकल के आती हैं। जब हम कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब जहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी लाइन जो है उसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है, तो ये क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। द टॉर्च फ्लेम इज राइट वर्ड टेक्निक इज डायरेक्टेड टुवर्ड द कंप्लीट वेल्ड। तो आप इस तरह से जाते रहते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ओके, चलो इससे ये अच्छा है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, एडवांटेज देख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ राइट वर्ड टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे। ओके, इसको लिखिए, द राइट वर्ड टेक्निक इज फास्टर देन द लेफ्ट वर्ड टेक्निक बिकॉज द व्यू ऑफ जॉइंट एज इन लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग इज इंटरप्टेड। राइट वर्ड वेल्डिंग इज 20 to 25 डिग्री परसेंट फास्टर। तो हमारे पास ये 25%, 20 से लेके 25% जो है ज्यादा फास्ट मानी जाती है। हमारे पास राइट वर्ड टेक्निक जो है ज्यादा बेटर मानी जाती है लेफ्ट से, तो 25% तक जो बेटर माना जाता है इसको। राइट वर्ड टेक्निक कंज्यूम लेस गैस, इसे
कम गैस यूज होते हैं एज फिलर मेटल इज कंपैरिजन टू द लेफ्टवर्ड टेक्निक। इन केस ऑफ गैस वेल्डिंग 15 to 25% लेस एसिटिलीन यूज होती है। अब जब गैस वेल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर 15 से लेकर 25% कम गैस यूज होती है राइट वॉर्ड में। देयर इज लेस स्प्रेड ऑफ फ्लेम्स इन द राइट वॉर्ड। तो राइट वॉर्ड में जाते हैं तो हमारे पास स्प्रेड जो है वो फ्लेम्स का कम होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड ओवरहेड वेल्डिंग आर यूजुअली डन बाय राइट हैंड। तो हमारे पास राइट वॉर्ड जो है वो हमारा यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट वॉर्ड जो है वो बेटर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि राइट वॉर्ड वेल्डिंग जो है वेल्डिंग वो बेटर है। लीजिए, इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे, हमारे पास ये बेटर मानी जाएगी। ओके, एनी क्वेश्चन? जी, इसी के अंदर होगा राइट वर्ड वाले। तो राइट वर्ड जो है वो बेटर माना है जी। ओके ओके, ग्रेट, आपकी बात ठीक है, यही होता है जी राइट वर्ड। तो इसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी जो हम देख सकते हैं पिक्चर के अंदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड की एक पिक्चर है। पिक्चर के थ्रू भी आपको समझ आ सकता है। चलिए, ओके, ये हमारा हो चुका है। चलिए अब देखते हैं, एक आता है फिलेट वेल्ड डायमेंशन। फिलेट वेल्ड जो है उसके अंदर डायमेंशंस हम देखते हैं कि किस तरह से लिखते हैं। हमारे पास कुछ सिंबल जो है इस तरह का बना होता है। इसके अंदर यहाँ पे एस, एल और पी लिखा होता है। एस का मतलब है यहाँ पे साइज क्या है रहेगा आपका, एल का मतलब उसकी लेंथ क्या रहेगी और पी का मतलब पिच कितनी रहेगी। इस तरह से लिखा होता है, एरो बनी होगी और यहां पर अगर लिखा है तो उसका साइज, लेंथ और पिच के बारे में हमारे पास बताया होगा कि फिलेट वेल्ड डायमेंशन। जैसे मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसके अंदर। देखिए, जब हम लिखते हैं वेल्ड साइज तो वो एस से लिखेंगे, यहां पर ये देखिए एस से। ओके, और हमारे पास फिनिश सिंबल जो है एफ से, यहाँ पे कंट्यूर सिंबल यहाँ पे होगा। लेंथ ऑफ वेल्ड जो है उसको एल से लिखेंगे, जो यहां पर होगा। उसके बाद यहाँ पे अनवेल्डेड लेंथ जो है वो यहां पर लिखी जाएगी, जो पिच है, मतलब कितना गैप छोड़ना है आपने वेल्डिंग करने के बाद। एक जगह पे वेल्ड करते हो तो कितना गैप छोड़ोगे, उसको हम पिच बोल देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह का सिंबल बना दिखेगा आपको। ओके, चलिए इसके अंदर और ज्यादा पूछते हैं तो वो सिंबल पूछते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि फॉर्म ऑफ वेल्ड फिलेट है तो ये सिंबल जो बनेगा ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा। इसको ध्यान में रखिए, कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल जैसा बनेगा। जैसे आपको इसके अंदर देखने को भी मिल जाएगा, ये देखिए ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा आपको। जब ये ट्रायंगल जैसा दिखता तो यहाँ पे सिंबल भी ट्रायंगल का बनता है। स्क्वायर बट, ये देखिए स्क्वायर बट ज्वाइंट जो है इस तरह से देखिए, स्क्वायर है, ये स्क्वायर की तरह दिखेगा आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर की तरह इस तरह से सीधी दो लाइंस बन जाएंगी। आपको बनेगा सिंगल वी बट ज्वाइंट। सिंगल वी में यहाँ पे आपको सिंगल वी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे भी वी बन रहा है, सिंगल वी बन रहा है। आप देखेंगे डबल वी, तो यहाँ पे भी डबल वी बन जाएगा। आपको ये सिंबल पूछे जा सकते हैं तो सिंबल सिर्फ दिमाग में रखें, आपको सीधा सीधा एक नंबर मिलने वाला है। सिंगल यू जब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यू बन रहा है तो ये भी यू इस तरह से बनेगा। डबल यू बनेगा तो डबल यू इस तरह से, ये देखिए डबल यू। ओके, सिंगल बेवल जब देखेंगे तो बेवल किया हुआ है, यहां पर देखेंगे बेवल किया हुआ है और ये बेवल एंगल इस तरह से आपको शो होगा। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं डबल बेवल। ये देखिए डबल बेवल है हमारे पास, तो डबल बेवल कुछ इस तरह से है हमारे पास। ये देखेंगे ये डबल बेवल इस तरह से है, तो डबल बेवल का भी यहीं पे भी वही साइन आ जाएगा। तो जैसे वेल्डिंग है वैसा ही सिंबल आपको मिल जाएगा। सिंगल जे की तरह दिखेगा, तो यहाँ पे जे देखिए ये रहा जे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हमारे पास डबल जे जब बनेगा तो डबल जे कुछ इस तरह से देखिए, ये रहा डबल जे। ओके, और बीड, एज और सील बोल देते हैं इसे, तो ये देखिए एज पे इस तरह से, तो ये भी इसी तरह से हमारा सिंबल बन जाएगा। स्टड जो है हमारे पास, स्टड इस तरह से 90 डिग्री पे इस तरह से लगाते हैं स्टड, तो ये जो बनेगा ये 90 डिग्री पे इस तरह से परपेंडिकुलर बन जाएगा। सीलिंग रन, सीलिंग कहीं पे जब आप करते हैं सीलिंग करने के लिए, यहाँ पे एक बना रहे हैं ये देखिए, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट में यहाँ पे देखिए, इस स्पोर्ट पे हम कर रहे हैं तो एक्स इस तरह से एक्स बना देंगे।
ओके, सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग मतलब लगातार जब हमारे पास ज्वाइंट बनता रहे, एक स्पॉट वेल्डिंग जो है लगातार होती रहे वहां पर, तो ये क्रॉस 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 क्रॉस, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टिच, ये देखिए स्टिच, स्टिच इस तरह से सिंबल हमारे पास है। ठीक है, आपको सिर्फ सिंबल एक बार दिमाग में रखना है, बाद में टेंशन नहीं है आपको। ओके, सिंबल सिर्फ आपको दिमाग में रखना है और कुछ भी नहीं होता। चलिए, ये तो इजी है, ये यहां पे आ जाते हैं। अब देखेंगे, अब हमारे पास जो खास है वो खास क्या है, वो है हमारे पास आर्क वेल्डिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से सुनना। जो भी बच्चे लाइव हैं बड़े ही ध्यान से सुनना इन चीजों को। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, नो इशू। आपसे आपका क्वेश्चन जो है वो जरूर सॉल्व किया जाएगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लेना, उसके बाद बोल लेना, बीच में नहीं। क्योंकि इस तरह से जो लड़ाइयां करते हो आपस में, बोलते रहते हो, ये मत बोलना। बीच में डिस्टर्बेंस कम हो, जब मैं आपको मौका दूंगा बोलने का तब आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, आर्क वेल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आर्क वेल्डिंग खास करके ये फायदा है आर्क वेल्डिंग का कि इसकी मशीन जो है वो बड़ी पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या है? कहीं पर भी उठाकर ले जाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्टेबल मशीन होती है। आप इतनी सी छोटी सी मशीन है, उठाओ अपनी एक्टिवा के आगे रखो और कहीं पे भी ले जाओ उसे, लगाओ जाके प्लग इन करो, काम कर लो अपना। अब अगर आप गैस वेल्डिंग की बात करो, गैस वेल्डिंग में आप कभी भी उठाकर नहीं लेके जा सकते उसको, क्योंकि भाई साहब गैस के सिलेंडर इतने बड़े बड़े हैं कि आप उनको हिटा नहीं सकते, वहां से लेके नहीं जा सकते। एसिडिलिन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कहां से उठा के लेके जाए? तो ये उठाना बहुत आसान है इसको, और ये चीप भी है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है और कहीं पे भी अवेलेबल है, इजिली है, सस्ती है, जल्दी से वेल्डिंग करके काम खत्म हो जाता है। हम इसके बारे में बड़े ही ध्यान से समझेंगे और चीजों को बहुत ही प्यार से इसके बारे में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए, तो ये एक पोर्टेबल मशीन है। देखिए, इसके अंदर खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर वेल्डिंग मशीन होगी एक, जिसको मैं कह रहा हूं ना उठा के, जब मैं आपको दिखाई देता हूं, शायद आपने देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप एक बार पिक्चर में देख लीजिए ताकि आपको देखिए। ये होती है वेल्डिंग मशीन, दिख रही है? ये वेल्डिंग मशीन है। इस वेल्डिंग मशीन का ही कारनामा है सारा। देखिए, ये वेल्डिंग मशीन, पहली बात सुन लीजिए, वेल्डिंग मशीन अलग अलग तरह की आती है। तो एसी हमारे पास, सॉरी, आर्क वेल्डिंग जो है, आर्क वेल्डिंग वो दो तरह की हो सकती है। दो तरह की किस तरह से? एक तो हो सकती है एसी और एक हो सकती है डीसी। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली, ऑल्टरनेटिंग करंट। जो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा है? जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो सारी की सारी ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी सप्लाई है। 220 210 वोल्ट के पास हमारे पास रहती है, इतनी वोल्ट हमारे पास रहती है एसी की। जब हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी हमारे पास क्या है? डीसी सप्लाई आपको कहां पे देखने को मिलेगी? जो बैटरीज मिलती है, जहां पे आपकी बैटरी स्टोर रखती हैं जिनको, उसको हम डीसी सप्लाई कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो इसका नाम क्या है? डायरेक्ट करंट। तो आपकी डायरेक्ट करंट, आपकी मशीन जो है वेल्डिंग मशीन, दोनों के ऊपर काम कर सकती है। मतलब आप एसी वेल्डिंग मशीन भी ले सकते हो और डीसी भी ले सकते हो। होता क्या है, आपको धीरे धीरे बातें समझ आएंगी, बड़े ही ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, क्योंकि आर्क वेल्डिंग ऐसे नहीं समझ आएगा, बातों से समझ नहीं आएगा। ठीक है, असल अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार मेरे कहने पर वेल्डिंग की शॉप पर जरूर जाना, वहां पर अपने हाथों से थोड़ा बहुत वेल्डिंग करने की ट्राई जरूर करना। अगर आप कॉलेज में हैं, स्टूडेंट है, तो 100% आप अपने कॉलेज में ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी भी कोई मतलब आप कहें कि ये खतरनाक है, कुछ खतरनाक नहीं है, आप करके देखना ट्राई। ओके, अब अगर आप समझना चाहते हो कि वेल्डिंग मशीन के बारे में, वेल्डिंग के बारे में, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट के बीच में, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। बड़े ही ध्यान से समझना, जो भी चीज समझा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना कि सर समझ नहीं आया।
देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो है और डायरेक्ट करंट जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट जब आप देखोगे तो हमें उसके अंदर प्लस और माइनस इस तरह से हमारे पास एक जो है वेव फॉर्म इस तरह से बनती है, हमारे पास प्लस और माइनस में जाती है। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो करंट की सप्लाई जो है वो लगातार फ्लक्चुएट करती है, प्लस में और माइनस में जाती है, प्लस में और माइनस में बार बार जाएगी। अगर हम देखें, अब आप कहोगे सर वेल्डिंग के अंदर हमें ये पढ़ना है, तो 100% आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आया तो वेल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। चीजें जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो नहीं समझ सकेंगे आप। देखिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो हम अगर देखें तो हमारे पास एक साइकिल जब बनता है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां नीचे गया और वापस यहां पर पहुंचता है। ओके, यहां पर ये अगर देखें तो ये ऊपर और नीचे और यहां तक, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं इसको, ओके, तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये गया नीचे और यहां तक आया, ये देखिए, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इंडिया में हमारे पास जो सप्लाई आ रही है, इंडिया में हमारे घरों में जो सप्लाई मिल रही है हमें, वो 50 हर्ट्ज की मिल रही है, 50 हर्ट्ज की मिल रही है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये एक सेकंड में 50 साइकिल हमें मिलेंगे। आप ध्यान से समझो, एक सेकंड में 50 बार। इसका मतलब क्या है, आपके यहां पे अभी बल्ब जग रहा है, घर में लाइट जग रही है, आप देखोगे सर जग तो रही है, क्या ये ऐसे हो रही है कि ऑन ऑफ ये हो रही है? आपकी आंखों को नहीं दिखेगा। ये ऑन ऑफ होना हमारी आंखों को नहीं दिखता, क्योंकि हमारी आंखें इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। ये 50 बार बंद हो रही है और 50 बार चल रही है, आप देखोगे। लेकिन एक सेकंड में, एक सेकंड मतलब एक सेकंड आप कितना छोटा वक्त है, जब मैं हेलो बोलता हूं तो एक सेकंड हो जाता है, इतनी में 50 बार वो ऑन हुई है, 50 बार ऑफ हुई है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमारे पास जा रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्लस माइनस में इस तरह से चलता रहता है, और बार बार कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस चलता ही रहता है, इसी ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और अगर डीसी की बात करेंगे तो डीसी हमारे पास ऐसा नहीं होता। डीसी में हमारे पास जो है एक कांस्टेंट सप्लाई हमें मिलती है, कांस्टेंट सप्लाई मिलती है, इसीलिए तो इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट चलता है, कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं होता, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसे। ओके, और ये ऑल्टरनेटिंग क्या है? ऑल्टरनेट, कभी प्लस कभी माइनस, ऑल्टरनेट। जैसे मैं कहूं कि मैं मंडे पढ़ाता हूं, वेडनेसडे पढ़ाता हूं, ठीक है, और फ्राइडे पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ा रहा हूं। मंडे फिर ट्यूसडे नहीं पढ़ा रहा, वेडनेसडे पढ़ा रहा हूं, थर्सडे नहीं पढ़ा रहा हूं, फ्राइडे पढ़ा रहा हूं, सैटरडे नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ऑल्टरनेट हो गया। तो ये क्या है? ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्यों है, रीजन क्या है, तो वो आपको वेल्डिंग जब जब आप करते रहेंगे, आप इनके पार्ट्स को समझेंगे, इनकी बातों को समझेंगे, तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी क्यों हमने करना है। देखिए, अब अगर तो आपने मशीन अगर आप लेकर आए हैं, ये हमारे पास मान लीजिए यहां पर एक मशीन है, वेल्डिंग मशीन आप लेकर आए हैं, और यहां पर आपने जो सप्लाई दी है वो दी है एसी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई, और यहां से हमें चाहिए डीसी सप्लाई चाहिए, डीसी। अगर हम एसी से डीसी बनाना चाहते हो तो यहां पर एक रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। अगर आपको ये बातें बेसिक नहीं पता तो मुश्किल हो जाता है, कुछ चीजें आपको समझनी होती है। एसी से डीसी बनाने के लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए होता, तो इस मशीन के अंदर रेक्टिफायर होगा। और प्लस इसके अंदर बहुत ही खास बात वेल्डिंग के अंदर, वो है वोल्टेज के साथ खेलना और करंट के साथ खेलना। वोल्टेज और करंट, ये दो चीजें हमें, और हमेशा याद रखें, हमेशा 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 के लिए याद रखें, वोल्टेज हमारी कम से कम हमें चाहिए और करंट हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बस इसके अंदर ये याद रखना, वोल्टेज कम से कम और करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए वेल्डिंग के अंदर। वेल्डिंग के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि वोल्टेज कम से कम चाहिए, वोल्टेज जो है वो कम से कम, कम से कम। ओके, वो एक लिमिट है, सब कुछ बताऊंगा आपको कैसे कितनी चाहिए हमें,
और करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये क्या रीजन है, ये सारा कुछ अब हम समझेंगे। ओके, इसको लिख लो एक बार, ज्यादा से ज्यादा। ओके, जितना ज्यादा होगा उतना हमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस लिमिट, वही बात, लिमिट तो हर चीज की है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा करंट आप कहोगे सर लिमिट नहीं है क्या, इसकी लिमिट भी है, लिमिट भी होती है, लिमिट के बिना कुछ भी नहीं चलता है। अब वेल्डिंग जो है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। ओके, चलिए आगे। अब हम करेंगे क्या, वेल्डिंग के अंदर हम अगर देखें तो यहां पर हम देखेंगे तो दो तार हमारे पास यहां से निकल के आ रही है। एक हमारे पास यहां पे है जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे इलेक्ट्रोड होल्डर है, और यहां से एक वायर आती है, दूसरी सेकंड वायर आती है। तो हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं। आप कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज को हाथ लगा के देखो, उसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां पे हमें पॉजिटिव वाला यूज करना है, कहां नेगेटिव। एक बार सुन लीजिए बस, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव है, ये मान लीजिए कि ये नेगेटिव है, ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल। ओके, ये टर्मिनल यहां पर, और यहां से एक वायर आ रही है, यहां से एक वायर आ रही है। मैंने इसको जोड़ दिया नेगेटिव के साथ और इसको जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ। अब भाई साहब इसको क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए लेकर जाएंगे। मैं करना चाहता हूं, मान लीजिए यहां पर एक वेल्डिंग प्लेट है, यहां पे एक प्लेट्स है जो जिसके ऊपर मैं वेल्डिंग करना चाहता हूं, लैप जॉइंट बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि हमारे पास ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये वाली, इसको जोड़ दूंगा मैं इस पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिव के साथ मैं यहां पे जोड़ रहा हूं। ओके, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये प्लेट को पॉजिटिव के साथ जोड़ दूंगा, ये क्लैंप जो है ना वो प्लेट के साथ जोड़ दूंगा। तो ये प्लेट अब पॉजिटिव बन जाएगी, और यहां से एक नेगेटिव वाली आएगी, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दूंगा मैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दूंगा। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोड आ गई हमारे पास। ओके, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हम यहां पर रख देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब जब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ इस तरह से वेल्डिंग प्लेट पड़ी है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, जब ये टच करेगा इसके साथ तो ये एक शॉर्ट सर्किट होगा। अब शॉर्ट सर्किट करना ही क्यों है, ये क्या रीजन है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट से होता गया, हमने तो जो सुना ना, हमने सिर्फ इतनी सी बात सुनी है कि शॉर्ट सर्किट से आग ही लगती है, बस घर घर ही जल जाते हैं, कंपनी जल जाती है, ऑफिसेज जल जाते हैं, जहां कहीं आग लगी हो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, बस इतना सा हमें पता है। और शॉर्ट सर्किट मजाक नहीं है, मजाक नहीं है शॉर्ट सर्किट, सच में लोगों के दुनिया बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर, लोगों के ऑफिसेस, वो सब बर्बाद हो जाते हैं अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पर हो। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये हम जब वायर्स के जब बात करते हैं ना, जब वायर्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, ये हम देखा होगा कहीं ना कहीं खेतों में या आपके घर के आसपास, इस तरह से आग लग जाती है। जो दो वायर्स जो है आपस में कहीं जुड़ जाए तो यहाँ पे पटाखे बढ़ते हैं भाई साहब, तो आग लगती है, और जो इस तरह से प्लस माइनस जुड़ने से आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, और इवन यहां से आप देखोगे तो आग जो निकलती है यहाँ, ये नीचे नहीं, वो छोटे छोटे आग सी गिरती भी है, हमें लगता है वो आग गिर रही है, आग गिर रही है। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी एक बार शॉर्ट सर्किट के बारे में आप ध्यान में दिमाग में रखिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब भी हम देखते हैं तो आग लग जाती है इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने के कारण, ये हमने देखा भी हुआ है। कहीं भी आप जब देखते हैं गली मोहल्ले में तो आप देखते हो, तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। ओके, तो ये खतरनाक है, ना ही हो कहीं पे तो अच्छी बात है, ना कहीं पे हो तो अच्छी बात है। चलिए, अब हम हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर जो है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो है उसको हम टच करेंगे, इलेक्ट्रोड को टच करेंगे हम इस वर्कपीस के साथ। जैसे ही ये वर्कपीस के साथ इलेक्ट्रोड टच में आता है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए इसको टच करेंगे, और जैसे ही वहां पर एक आग हमें दिखेगी, लगेगा अरे आग जल रही है, वो एक्चुअली आर्क होती है, वो एक्चुअली आर्क होती है।
और आर्क जो होती है यहां पर क्रिएट होगी आर्क। क्या क्रिएट होगी? आर्क। वो आग नहीं होगी, आर्क होगी। और आर्क को आग नहीं कहना कभी भी, ये डिफरेंस है। आग नहीं कहना, आर्क अलग चीज है, आग अलग चीज है। अब आप कहोगे सर हमें तो लगता है कि आग ही जल रही है। आग नहीं जल रही। वो आग जलना क्या होता है? जैसे कि कोई फ्यूल जलना, जैसे कि कागज, कोई चीज जल रही है, लकड़ी जल रही है, वहां पे जब वो जलते हैं तो उसको हम आग बोलते हैं। तो आग बुझती है, जलती है, लेकिन आर्क जो है वो जलती नहीं है, वो ऑन होती है या ऑफ होती है। आर्क ऑन होती है या ऑफ होती है, आग जो है वो जलती है और बुझती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहां पर एक शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें एक आर्क प्रोड्यूस होगी, वहां पर हमें मिलेगी कि एक आर्क मिलेगी। जैसे ही आर्क मिलेगी वहीं हम लेंथ थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे उन दोनों के बीच। जैसे ही गैप छोड़ेंगे वहां पर एक आर्क जो है वो स्टेबल आर्क हमें, ये कला है एक, आप जब हाथों से करते हो तभी आती है, ऐसे कभी नहीं आएगी। सबसे खतरनाक चीज, मैं खुद कहूं यार, मैं क्यों ऐसे झूठ बोलूं, डिप्लोमा में मैंने भी नहीं किया था, बीटेक में, हाँ बीटेक में एक बार मौका मिला। बीटेक में एक बार मौका मिला, वो भी हमें ये कहा गया कि ये कॉलेज का काम है, आप बच्चों ने करना, मैकेनिकल वालों ने। हमें कभी हाथ नहीं लगाया था, हमें सिर्फ बातों में पढ़ा था। लेकिन जब हाथों में इलेक्ट्रोड पकड़ी, करा उसको वेल्डिंग, तब समझ आई कि ये क्या है। टच किया, हल्का सा वो उसने बनाया, टच करने से आर्क बनी, लेंथ उसके अंदर गैप छोड़ा, गैप छोड़ने के बाद हमने वेल्डिंग की, हमने उसके ऊपर वेल्डिंग की। अब जो है हमारे पास इसके अंदर, मैं आपको बना के दिखाता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ सके, ऐसे मजा नहीं आएगा आपको। ये हमारे पास क्या आ गई, एक मशीन आ गई, मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है। ओके, और यहां पर हमारे पास क्या है, दो पीसेस, वर्क पीस जो है हम यहां पर बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास वर्क पीस पड़ा है जिसके ऊपर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, इस तरह से हमारे पास है। ओके, और ये हमारे पास एक वायर आएगी, जो हमारी वायर जो है वो जुड़ेगी किसके साथ, नीचे प्लस, हम मान लीजिए इसको हम प्लस माइनस, प्लस के साथ दे देते हैं, एक बार प्लस के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड बना देते हैं, ये क्या बना देते हैं, इसकी पॉजिटिव साइड बना देते हैं। और दूसरा हम जोड़ते हैं यहां से इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ। तो इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आसान सा, इजी सा बना के दिखाते हैं आपको, ताकि आपको इजी लगे समझना। ओके, नो इश्यू। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे रोक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखना, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रोड होल्डर आ गया। और इलेक्ट्रोड जो है मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ओके जी, अब ये जो गैप है, ये जो गैप हमारे पास होगा यहां पर, ये मैं आपको इससे दिखाता हूं। ओके, थोड़ा सा इसका गैप, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा गैप करना चाहता हूं। ओके, ये देखिए, ये रहा, अब ठीक है। ये जो गैप है हमारे पास, ये जो गैप है, यहां पर जो गैप होगा उसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। अब आप कहें ये आर्क है सर, आप कह रहे हैं आर्क है लेकिन आग नहीं है, डिफरेंस है इसमें। आर्क प्रोड्यूस कैसे होती है, ये भी एक साइंस है, ये भी एक बड़ी अच्छी साइंस है, मजाक नहीं है, साइंस है ये देखिए किस तरह से मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अब ना कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे यकीन है आपको आता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मेरी बात ध्यान से सुनना किस तरह से। नेगेटिव और पॉजिटिव जिसको बोलते हैं वो है क्या, एक तरफ मैं कहता हूं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास कोई भी, जब भी मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन का पीस आपके सामने पड़ा है, मैं कहूं आयरन के पीस को टच करो, क्या आपको झटका लगा, आपको कोई शॉक लगा, आपको नहीं सर, कोई भी चीज को झटका, ऐसे हम चीजें टच करते रहते हैं, हम खुद को टच करते हैं, झटका थोड़ा ना लगता है, करंट थोड़ा ना लगता है। तो ये करंट आता क्यों है, देखिए हर किसी एटम, मान लीजिए कोई भी हमारे पास मैटर है, कोई सॉलिड चीज पड़ी है हमारे पास, इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये प्लस और माइनस, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन,
की मात्रा जो है वो बराबर होती है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे बराबर होगा। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होगी इनकी वो बराबर होगी, वो बराबर होगी। इस तरह से आप एक बार नोट कर लें इस चीज को। मैं उनके लिए समझा रहा हूं जिनको इसका पता नहीं है, उनके लिए। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें भी सेम बनाता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखना इसको फिर। और अगर आपने ये चीज समझी हुई है तो आप स्किप कर सकते हैं इस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, अगर कुछ ऐसा किया जाए, अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इसके नेगेटिव जो है वो यहां से निकलकर यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो आप एक चीज का ध्यान करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर प्लस ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है इसके पास, ज्यादा है। ओके है, तो इसको हम बोल देंगे आयंस, इसको बोल देंगे आयंस। ओके, तो हमारे पास जहां भी पॉजिटिव ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव ज्यादा है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव। ये तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई साहब। अगर आप में से कुछ बच्चे हैं कि सर मुझे ये भी नहीं पता कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझना। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए आपको अपने। ओके, तो ये पॉजिटिव ज्यादा है, इसको हम आयंस बोलेंगे। और जहां पर जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, तो उसको हम हमेशा कैथोड और एनोड के नाम देते हैं। कैसे? इसको नाम देंगे एनोड, एनोड जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा होंगे। और जिसके पास नेगेटिव ज्यादा है, इसके अंदर नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ओके, तो इस ज्यादा होने के कारण, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, इसको हम जहां पे भी होगा उसको हम कैथोड बोल देंगे, इसको हम कैथोड बोल देंगे। याद रखें, कैथोड, कैट, कैट से पहला वर्ड क्या, कैट, कैट के जैसे हम कहते हैं नेगेटिव, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बहुत नेगेटिव हो गया ये तो मैंने ये दिमाग में, डिप्लोमा में दिमाग में बिठाया था, कैथोड, कैट, कैट मतलब नेगेटिव। चलो, नेगेटिव हम हमेशा कैथोड बोलते हैं। बात समझ आ गई? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, इसके अंदर नेगेटिव ज्यादा है। और अब अगर इसको कहते हैं चार्जिंग होना, आप कहते हैं ना कि चार्जिंग हो गया, हमारा मोबाइल चार्ज हो गया, आपका लैपटॉप चार्ज हो गया, आपकी बैटरी चार्ज होगी, इसका मतलब कुछ इतना सा है कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पे पॉजिटिव कम है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और अगर इन दोनों को एक वायर के साथ जोड़ दिया जाए, मैं इन दोनों को एक वायर के साथ जोड़ देता हूं, और अगर ये हो जाए तो भाई साहब ये जुड़ी, जैसे ही जुड़ी तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे। ये नेचर बड़ी खतरनाक है। नेचर हमेशा बैलेंस करना चाहती है चीजों को, नेचर कभी भी अनबैलेंस नहीं करती है। हम अलग चीज है, हम ये चाहते हैं कि चलो जहां पर पैसा नहीं है वहां जाए नहीं, जहां नहीं है वहां से और निकाल लो, कि गरीब से और निकाल लो, अमीर को और मिल जाए, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाए। लेकिन नेचर नहीं कहती, नेचर कहती जो ज्यादा अमीर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कम कम है, भाई जुड़ गए, जुड़ने की देरी है, जस्ट एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 0.0001 सेकंड, इसने यहां से भागना शुरू कर देना है इलेक्ट्रॉन्स ने। और इलेक्ट्रॉन्स भी नेचर की बात मान रहे हैं। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, एक एक करके यहां से भागेंगे, इस वायर के अंदर जाएंगे, इस वायर से घूमते हुए यहां निकल जाएंगे और यहां आ जाएंगे। और जैसे ही इन दोनों का बराबर हुआ ये सिस्टम, तो इसको कह देते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से निकलकर यहां चले गए तो इसको हम कहेंगे ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बात समझ आ गई मेरी? बात समझ आ गई? यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां भाग जाएंगे,
ये काम होता है ऐसा, और ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब मैंने इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा तो मतलब क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके अंदर हमारे पास प्लस ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो जैसे ही आप एक बार जोड़ोगे इनको तो होगा क्या, इसके जो पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव मतलब हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है और यहां से नेगेटिव है, ये एक दूसरे का जैसे जुड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना शुरू कर देंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देना स्टार्ट कर देगा। मैं इसको यहां पे बना देता हूं, आपको समझा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर जाएंगे, और यहां वाले प्रोटॉन जो है वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से जाना स्टार्ट कर देंगे। ये बाहर एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव वाली और बीच में नेगेटिव वाली, इस तरह से। जब ये आदान प्रदान होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जाके टकराएंगे। जैसे ही उसके साथ टकराएंगे हमारी प्लेट के साथ, तो इतनी तेजी से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, ये तो है नहीं कि साइकिल जितनी स्पीड है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स यहां से भागते हैं। यहां पे हाई स्पीड के कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, और उस हीट जनरेशन के कारण यहां लोहा जो है वो पिघल जाता है, मेटल जो है वो पिघल जाता है, और पिघलने के कारण यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन होती है, दो आपस में मतलब मेटल जो है वो पिघल जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे और वहां पे वेल्डिंग हो जाएगी। तो आर्क जो है वो इस इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान है। इलेक्ट्रॉन्स नीचे, प्रोटॉन ऊपर, इस तरह से आदान प्रदान होता है, वहां पे एक आर्क बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप देखोगे यहां से नेगेटिव जा रहे हैं, यहां से पॉजिटिव, तो एक बीच में लेयर बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं इसको। ये देखिए, अब यहां पर एक लेयर होगी बीच में, यहां पे ये वाली लेयर देखना, ये यहां से जा रहा है, ये देखो, ये नेगेटिव जा रहे हैं, ये पॉजिटिव जा रहे हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं भाई साहब। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलते हैं आपस में, वहां पे प्लाज्मा बनता है, वहां पे प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा क्या होता है, जब आग जलाते हैं हम उसको प्लाज्मा नहीं बोलते। जब हाई टेम्परेचर पर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं हाई टेम्परेचर पे, वहां पर हमारे पास प्लाज्मा बनता है, और वहीं उसी के कारण अल्ट्रा वायलेट रेज यहां से निकलती है। उसी के कारण हमारे पास यूवी रेज, यहां पे ये क्या निकलेगा, यूवी रेज बन जाएंगी, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज बन जाएंगी। और यही अल्ट्रा वायलेट रेज जो है तंग करती हैं भाई साहब। ये रेडिएशन जो है यही आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हम, आंखें हमारी ऐसे बंद करनी पड़ती है, हमें साइड करना पड़ता है, या हम चश्मा लगाते हैं या शील्ड लगाते हैं जिसके कारण हमें ये ना दिखे। और प्लस यहाँ के बीच की जो एयर है, एयर आयनाइज हो जाती है। आपने देखा है चिंगारियां से निकलती है बाहर की ओर, चिंगारियां बाहर आती हैं, वो एक्चुअली एयर जो होती है एयर आयोनाइज होती है। एयर आयोनाइज होने के कारण यहां से जो बाहर निकलती है वो एयर निकलती है, एयर आयोनाइज होके बाहर निकलती है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से प्रोटॉन जा रहे हैं, और यहां प्लस माइनस का आदान प्रदान, और बीच में जो एयर थी एयर आयनाइज हो रही है। आयनाइज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग, आयोनाइज, आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन के कारण यहाँ पर जो बाहर चिंगारियां आपको दिखेंगी वो सारी एयर की आयोनाइजेशन के कारण होता है। बात सारी समझ आई, ये आर्क होती है, ये आर्क होती है। जो आर्क हमारे पास यहां जनरेट बन गई, इसी आर्क को हमें रखना होता है, इस गैप को रखना होता है, इस गैप के साथ साथ हम आगे चलते रहते हैं, और आर्क वहीं पे स्टेबल रहती है, और हमें हीट मिलती रहती है लगातार। और इस हीट के कारण हमारा जो वेल्डिंग वाला जो पार्ट है, वेल्डिंग होती है वहां पर, और वहां पर हीट जनरेशन के कारण। अब हमारे पास खेल यहाँ पर एक और आ जाता है, क्या क्या भाई साहब, यहाँ पर जो यहाँ पे जो है एसी सप्लाई आपने दी थी, मान लीजिए आपने एसी सप्लाई दी थी, हमें चाहिए थी डीसी, तो हमने यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगाया, और दूसरा हमने यहाँ पे मेन चीज जो है वो होता है ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज इसके अंदर जो होती है
वो होती है ट्रांसफॉर्मर। और ये क्या करेगा, एसी की 220 वोल्ट वाली जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, इसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास यहां पर, और ये स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करके इसकी जो वोल्टेज है उसको 50 से लेके 100 वोल्ट के बीच में रख देता है। 50 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच में रख देता है। नॉर्मली हम जब देखते हैं तो 80 वोल्ट एग्जैक्ट जो है, हम वैल्यू एसी के लिए डीसी के लिए अलग अलग लिखेंगे, सो डोंट वरी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यू जो हम एग्जाम में जो टिक कर सकें। ओके, 50 से 100 वोल्ट होती है, और ये कम रखी जाती है। और जैसे ही हम एक फॉर्मूला देखते हैं पावर का, पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। अगर पावर वही है और वोल्टेज हमने कम कर दी, जैसे पहले वोल्टेज थी 220, और मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, 2 एम्पियर का आ रहा था, तो ये आ गया 440 का बन गया, हमारे पास पावर बन गई 440 वॉट की बन गई। अगर पावर वही है 440 ही है, 440 ही है, और ये वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई, मान लीजिए 100 हो गई, मान लीजिए 110, इजी कर देते हैं, 110 हो गई, तो ये हमारा करंट जो है बढ़ जाएगा, वो 4 हो जाएगा। देखो, ये 220 को 110 किया तो ये 2 गुना उल्टा हो गया, ये बढ़ गया और ये कम हो गया, करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ गया लेकिन हमारे पास पावर तो उतनी उतनी रही, तो करंट हमारे पास हायर हो जाता है, करंट इंक्रीज कर जाता है। अब करंट इंक्रीज क्यों करना है? करंट इंक्रीज इसलिए करना है, जो हीट जनरेशन होती है, हीट वायर के अंदर कहीं पे भी अगर आपको कहीं दिखे, मैं मान लीजिए मैं कहीं कहता हूं कि एम्पियर की बात करता हूं, करंट की बात करता हूं, तो हमारे पास जब आप कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि इतने एम्पियर करंट को ये बर्दाश्त कर सकता है। आप हल्के वाला ले आओ, आप एक बार घर जब जाओ कहीं पे, हल्के वाला ले लो कि 1 एम्पियर वाली स्विच दे दो हमें, 1 एम्पियर वाला कोई प्लग दे दो हमें, और वहां पर 2 एम्पियर की जगह पे उसको यूज करो, वो जल जाएगा वहीं पे, वो जल जाएगा। ये हम छोटे होते बहुत गलतियां करते हैं, ऐसे हमें पता होता नहीं। पावर प्लग में मान लीजिए हीटर है आपके पास, हीटर चलाना है और प्लग लेकर आए छोटे वाला, छोटे वो होते हैं 2 पिन प्लग होता है, जो 2 पिन प्लग लेकर आए, हल्का सा लेकर आए, लगा दिया भाई पावर प्लग में लगा के, हम सोच रहे हैं हम तो चला लेंगे कोई बात नहीं, आइडिया उडिया लगा के दिमाग लगा के हमने चला लिया, वायर भी पतली लगा दी, जल जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हीट जो होती है वो निकलती है करंट में से, तो वो आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है? करंट, कितना करंट आ रहा है, कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस है, ओके, और टी टाइम, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, आई स्क्वायर आर टी। और आई का स्क्वायर है, ये ध्यान में रखें, आई का स्क्वायर है, इसलिए करंट जो है वो स्क्वायर में फायदा दे रहा है। तो जैसे ही करंट बढ़ता है यहां पर हीट एनर्जी और ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए करंट ज्यादा और वोल्टेज कम रखनी है। अब वोल्टेज एक और कारण है वोल्टेज कम रखने का। वोल्टेज कम रखने का कारण क्या है? वोल्टेज कम रखने का कारण एक और भी है, बहुत खास है। आप इलेक्ट्रोड को कभी पकड़ो, इलेक्ट्रोड होल्डर को, आगे जो इलेक्ट्रोड लगी है उसको भी टच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी भी कोई झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम है। वोल्टेज हमारी यहां पर निकली और यहां पर आकर जो वोल्टेज रह गई, मान लीजिए वो रह गई 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, और हमारी जो बॉडी की बर्दाश्त की क्षमता है वो है 80 वोल्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो झटका बर्दाश्त कर सकती है, ह्यूमन की रेजिस्टेंस जो है वो 80 वोल्ट तक है। और इसलिए इलेक्ट्रिक आर्क जब आप वेल्डिंग यूज करते हो, आर्क वेल्डिंग यूज करते हो, झटका नहीं लगता, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि आर्क वेल्डिंग कर रहा था बंदा मर गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या वो अलग बात है, कभी आग लगी, कभी यहाँ पे कुछ हो गया, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप अगर काम कर रहे हैं, आराम से लगे हुए हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल्डिंग करते समय ऐसा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बात समझ आई कि आर्क क्या है,
वेल्डिंग कैसे हो रही है, मतलब बेसिक फंक्शन क्या है, आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी के अंदर चलते हैं ताकि आपको थ्योरी भी समझ आ सके और समझ आ सके कि ये चीजें हो क्या रहा है हमारे साथ इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास बेसिक फंक्शन जो है, बेसिक बातें जो है उसके बारे में ध्यान कर लेते हैं। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग इज द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। फ्यूजन कर रहे हैं हम, जो मेटल है उसको पिघला रहे हैं, फ्यूज करने के बाद उसको यूज कर रहे हैं, तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इन विच वेल्डिंग हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएटेड बिटवीन बेस मेटल एंड इलेक्ट्रॉन। तो आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है बेस मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच। ये आपको आपकी बुक में से समझना आसान हो जाएगा इससे। The electric arc is produced when two conductor of electricity are touched together and they are separated by a small distance. टच करो, small distance में गैप में चलो, such that there is sufficient voltage in the circuit to maintain the flow of current through the gaseous medium. कहता है कि इतना सा गैप रखो ताकि जो वोल्टेज है उसको आराम से, इलेक्ट्रॉन को, देखिए वोल्टेज क्या है, अगर आप इसको भी नहीं जानते तो इसको भी सुन लीजिए। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक लेके जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन को कहीं दूर तक लेके जाने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, कितना वोल्टेज हमें चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो वोल्टेज क्या है, वो एक धक्का है, वो एक धक्का है जो वोल्टेज लगा रहा है उसको इलेक्ट्रॉन को कहीं लेके जाने के लिए। और हम अगर देखें कि हमारे पास, अगर इसके अंदर देखें, ये मैं एक वही वाला दिखाता हूं दोबारा आपको, यहां देखिए गैप कम है, गैप इतना सा रखना है कि हमारी इस वोल्टेज जो धक्का लगा रही है इलेक्ट्रॉन को, वो इतने से गैप से निकाल दे उसको यहां से बिना टच किए, कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, यहां वर्कपीस है, इतना सा गैप ताकि वोल्टेज जो है 60-70 वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचा दे बिना टच किए। इस एयर गैप को वो पार कर ले इलेक्ट्रॉन, निकल जाए वहां से, इतना वोल्टेज कम से कम हमें इसके अंदर चाहिए। अगर आप गैप ज्यादा कर लोगे, गैप अगर आपने बढ़ाना है तो आपको पीछे से वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो आर्क जो है वो ऑफ हो जाएगी। आप ऐसे दूर कर लो, अब थोड़ा ना आर्क चलेगी, वोल्टेज ज्यादा चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर मैं अगर दूर से, इतनी दूर से करना चाहता हूं, मैं वोल्टेज बढ़ा लूंगा, मुझे मेरे पास है सामान है, वोल्टेज बढ़ा लूंगा। लेकिन यहां यही दिक्कत आ जाएगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वहां पे इंसान के साथ खेलना ज्यादा हो जाएगा, जान के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी कि वोल्टेज ज्यादा बढ़ी तो आपके लिए प्रॉब्लम है, वोल्टेज ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, करंट हमें ज्यादा बढ़ाना है, जहां जो चीज बढ़ानी वो ही बढ़ाएंगे ना, दूसरी चीज बढ़ाने का क्या फायदा। तो हमें वोल्टेज नहीं बढ़ानी, हमें करंट बढ़ाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इतना सा गैप लेके चलेंगे जितना वो गैप इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, एयर में से निकल के आगे जा सके। तो ये होता है आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क जो लेंथ है वो हमें पता लग जाएगी। तो आर्क ऐसे नहीं प्रोड्यूस हो जाती कि चलो जी आर्क प्रोड्यूस हो गई, तो ऐसे नहीं, आर्क ऐसे नहीं होती है। ओके जी, बात समझ आ गई। बोथ द डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। और ये जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, वो खास इसी में है कि भाई साहब ये जो वेल्डिंग हो रही है ये एक डीसी वेल्डिंग है, ये एक डीसी वेल्डिंग है, डीसी वेल्डिंग है। और डीसी वेल्डिंग, अब एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। सॉरी, ओके। अब ये क्या है, एक डीसी वेल्डिंग है। अब जो डीसी वेल्डिंग है वो हमारे पास, क्यों डीसी, क्योंकि भाई साहब प्लस माइनस आप चेंज कर सकते हो।
ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में एक बार प्लस माइनस अपने आप आ रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, अपने आप चेंज हो रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। एसी वेल्डिंग में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। डीसी वेल्डिंग में हम फिक्स करते हैं, इसको पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो, या उल्टा कर दो, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दे दो। बात समझ आई? बात समझ आई? और हमारे पास इसके अंदर एक और बात, जब नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक स्ट्राइक करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी होगी भाई साहब इस वर्क पीस के ऊपर, यहां पर हीट होगी। और ये हीट जो होगी वो ये लगा लीजिए 2/3, जितनी हीट टोटल होगी उसका 2/3। यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वर्कपीस के ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास यहां पे वर्कपीस के ऊपर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। कितनी? 2/3। 1/3 कहां जाएगी? 1/3 यहां पर होगी, 1/3 यहां पर होगी, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर 1/3 हीट होगी, 2/3 हमारी वर्कपीस के ऊपर होगी। लेकिन अगर आपको सर उल्टा कर दें अगर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब इलेक्ट्रोड के पास हीट ज्यादा होगी, वर्कपीस के पास कम होगी। हम कहोगे सर ऐसा भी जरूरत है हमें, हीट यहां पर की बजाय यहां पर आ जाए। तो जहां जहां लगता है हमें कि भाई साहब वर्कपीस ऐसा है जो ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, तो भाई साहब हम इसके ऊपर हीट कम दे देते हैं, तो रिवर्स पोलैरिटी यूज कर लेते हैं। रिवर्स कर देंगे पोलैरिटी को, उल्टा कर देंगे। तो पोलैरिटी के लिए बारे में डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, पोलैरिटी के ऊपर अलग से हम टॉपिक लगे लेंगे। अभी तो एक बार समझ लीजिए ये क्या हो क्या रहा है, एक बार ये चीज समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके चलिए, तो यहां पर आ जाते हैं वापस। तो हमारे पास दोनों हो सकते हैं, द डायरेक्ट करंट इज प्रेफर्ड, लेकिन डायरेक्ट करंट प्रेफर किया जाता है। डायरेक्ट करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरेटर ड्रिवन बाय द आइदर इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन। हमने जहां भी डायरेक्ट करंट हमें चाहिए वहां से देख सकते हैं, और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। ओके सॉरी ओके चलिए हम आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसमें टेम्परेचर जो है आर्क का वो 6000 से लेके 7000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क से हम जनरेट कर सकते हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर हमारा आर्क से बनता है। तो आर्क जनरेशन जो होती है, मैंने आपको पहले ही समझाया, सारा कुछ एक बार पढ़ लो ताकि आपको समझ आ सके। आर्क कॉलम इज जनरेटेड बिटवीन एनोड जो पॉजिटिव है एंड कैथोड जो कि नेगेटिव है। द जनरेशन ऑफ आर्क कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर हम समझ सकते हैं। द आर्क इज जनरेटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन दे आर टच्ड टू एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ करंट। जब वो टच करते हैं फ्लो ऑफ करंट होता है, एंड देन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एंड आर्क इज सब्सटेंशियल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द आयोनाइज्ड गैस कॉलम कॉल्ड प्लाज्मा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक आदान प्रदान है इलेक्ट्रॉन्स का, वो जो बीच में हो रहा है वो प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। कैथोड से निकलते हैं और एनोड की ओर जाते हैं। ये उल्टा कर देंगे, अगर आप वर्क पीस को नेगेटिव कर देंगे, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर देंगे। अगर मैं उल्टा कर देता हूं, ऐसे मैं बना देता हूं कि ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये वर्क पीस है, और इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं, ये पॉजिटिव कर देता हूं, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर पॉजिटिव जो है वो नीचे आएंगे, इस तरह से। तो ये इस तरह से ही चलता है, इसी तरह से ही चलता है। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स हैव स्मॉल मास। इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्मॉल मास है। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज मास इज एक्सेलरेटेड अवे फ्रॉम द कैथोड टू द पॉजिटिव पोल और द एनोड। When these electrons strike at high velocity at the anode, large amount of heat is generated. जब इतने ज्यादा स्पीड पे, हाई स्पीड पे जब जाते हैं और स्ट्राइक करते हैं, तो वहां पे हीट जनरेट होती है। दिस पाथ ऑफ नेगेटिवली चार्ज मास इज जनरली इन द इंटीरियर ऑफ द आर्क कॉलम। अंदर होता है, आर्क कॉलम के अंदर अंदर रहता है, विच इज हॉटर पोर्शन ऑफ द आर्क कॉलम। ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू द एयर गैप between the electrodes, they collide with the ions in the ionized gas column between
ionized column between the electrons, the positively charged ion moving from the anode and impinging on the cathode liberated heat. जब कहता है पॉजिटिव भी जाता है दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर भी हीट होती है। तो हमारे पास कैसा है, कैथोड एरिया, प्लाज्मा एरिया, एनोड एरिया। तो ये मैंने आपको सब समझाया, 2/3 कहां पे होगा, 1/3 कहां पे हीट होगी, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया। आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। इसके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलते हैं, सेम टाइम पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।